गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 2 है, उसके पार्ट 3 में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन, एक प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति होगी तो वन्य जीवन वही होगा। देखिए, यहाँ एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चे घूम रहे थे और प्रदर्शनी जो थी वो एक लगी हुई थी। प्रदर्शनी बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं बेचने की या दिखाने के लिए रखी गई हों। तो वहाँ एक स्टूडेंट्स थी मोना, उसने एक थैला उठाया और अपने टीचर से पूछा, ये सुंदर हैंड बैग है, यानी बहुत अच्छा हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा ये जूट से बना हुआ। किससे बना हुआ? जूट से बना हुआ है। तो अधिकतर चीज़ यहाँ प्राकृतिक वनस्पति से या हाथ से बनी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, यहाँ पर बहुत सारी टोकरियाँ भी हैं, दीप छत्र भी बने हुए हैं, कुर्सियाँ भी किससे बनी हुई है? जूट से या बाँस से बनी हुई हैं। देखिए, पूर्वोत्तर भारत जो है, उत्तरी भारत है, पूर्वी जो राज्य हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश से जो नेपाल के इलाके से लेकर ये पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से लगे हुए राज्य है, या इन इलाकों में क्या बाँस के जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और उनसे बाँस की कई प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। देखिए, तभी वो एक स्टूडेंट थी, उसका नाम जेसी था। उसने एक रेशमी स्कार्फ उठाया और उस साइड बड़े खुशी से कहा अपने टीचर से कि इस खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने कहा, स्पष्ट किया कि ये रेशम कीट से प्राप्त होता है। ये रेशम जो रेशम है वो रेशम कीट से, यानी कीट जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। और रेशम कीट कहाँ होते हैं? शहतूत के पेड़ों पे पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि, और आप भी समझ गए होंगे कि पौधे से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन करते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी जो पेंसिल है, या विभिन्न प्रकार के जो मिटाने का रबड़ है, या आपकी जो टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, ये सब वन से प्राप्त होती है। कई प्रकार जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, गोंद प्राप्त होता है। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब चीज़ें हमें वन से प्राप्त होती हैं। तो देखिए, वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर आज हम वनों की तरफ ध्यान नहीं है। हम वनों को काट रहे हैं और पेड़ कम लगा रहे हैं। अगर पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी विपत्ति हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए, जीवमंडल, जीवमंडल जहाँ जीवन होता है, सीधी स्पष्ट भाषा में है, जहाँ जीवन होता है उसे जीवमंडल कहते हैं। और ये स्थल मंडल पे और जनमंडल में ही और वायुमंडल के बीच में पाया जाता है। वायुमंडल कहाँ? जब वायु होती है। तो हमारा जो एरिया है, स्थल मंडल है, जलमंडल में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसे जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं और वो सभी लोग क्या हैं? वो सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे हम हमारे परिवार के सभी सदस्य हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु है, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे पर निर्भर होकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। परितंत्र किसे कहते हैं? सभी जीवित जातियाँ एक दूसरे जीवित रहने के लिए एक दूसरे निर्भर होती हैं। इससे इस आधार जीवन को ही परितंत्र कहते हैं। आप उसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, सॉरी आपके नोटबुक में लिख लीजिए। तो वनस्पति और वन्य जीवन में बहुत मूल्यवान संसाधन हैं। ये क्या है? रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। यानी रिसोर्स उसको बोलते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। अधिक पौधे से हमें इमारती लकड़ी मिलती है, विभिन्न जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे से निकलती है, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हम वापस लौट आते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं और कई प्रकार की मृदा की सुरक्षा भी करते हैं।
एक और ये रक्षक मेखला यानी जो अपरदन होता है उसको रोकने के लिए पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी कटाव को रोकते हैं, इसको कहते हैं रक्षक मेखला। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिख लीजिए, है ना। रक्षक मेखला भी कार्य करते हैं, दीवार का कार्य करते हैं, बैरियर का कार्य करते हैं, रुकावट का कार्य करते हैं, और भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। जो भूमिगत जो पृथ्वी जल है उसको संग्रहित करने में सहायता करते हैं। हमें फल देते हैं, टैक्स देते हैं, तारपीन का तेल मिलता है, गोंद मिलती है, औषधि पौधे मिलते हैं और कागज़ प्रदान करते हैं। पहले मैं आपको बताया था मैंने। और आपकी बहुत सारी पढ़ने लिखने की चीज़ें भी, अध्ययन के लिए आवश्यक चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। अब पौधों के असंख्य उपयोग भी हैं बहुत सारे, उनमें आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए वन्य जीवन में बहुत सारे आपको जानवर, ये गिद्ध प्रकार का जानवर है जो गिद्ध बहुत कम पाया जाता है, ये लुप्त होने के कगार में है ना। ये अलग अलग प्रकार से होता है। अब ये गिद्ध जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो रही, वन्य जीवन में पढ़ेंगे अपन उसको। अब देखिए ये पौधे अपन देख रहे हैं, देखिए एक ब्रह्मकमल का एक औषधि पौधा है ये, इससे अपन जड़ी बूटी प्राप्त होती है। अब देखिए आगे, और ये चिड़िया है, इसको किलकिला या किंगफिशर कहते हैं। अब वन्य जीवन से में कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीवन रूप आते हैं। उनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। वन्य जीवन जो होता है उसमें जंतु भी होते हैं, पक्षी भी, कीट भी होते हैं, जलीय जीव होते हैं और आते हैं। इसमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। बहुत सारे कीट भी होते हैं, इससे मधुमक्खी होती है, हमें शहद देती है ना। फूलों के परागण से हमें मदद करते हैं। परितंत्र में अपघटन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, मधुमक्खी। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है ना, वो चिड़िया जो होती है छोटे छोटे कीट खाती है और उनसे अपना जीवन यापन करती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध जो होता है जो मरे हुए जानवरों को खाता है, कौवे जो होते हैं मरे जानवर खाते हैं, अगर उनको नहीं खाएंगे तो बदबू से, सड़ान से हमारे वातावरण खराब होगा। गिद्ध एक जीव जंतु को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। और इसीलिए प्राणी चाहे बड़ा हो या छोटे, सभी लोग परितंत्र में संतुलन बनाने के लिए अनिवार्य हैं। अगर ये सभी चीज़ नहीं होंगी, गिद्ध लुप्त होंगे तो जो मरे हुए जानवर हैं वो बदबू मारेंगे, वो हमें परेशानी आएगी। हम कई बार देखकर रोड पे जाते हैं, मरे हुए जानवर पड़े होते हैं तो वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये हमारे परितंत्र में बहुत ज़रूरी है। अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर होती है और आर्द्रता में, तापमान, टेम्परेचर और आर्द्रता पर निर्भर होती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे वन होते हैं, 4 प्रकार के वनस्पति होती है। कौन कौन होती है? वन है, घास स्थल है, गुल्म और टुंडा प्रदेश वाले वन होते हैं, उनको बांटा जाता है अलग अलग, है ना। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। अब देखिए जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वहाँ पर जल की प्रचुर मात्रा होती है और वहाँ पर वृक्ष उगते हैं। जिससे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। जैसे वहाँ नमी कम है, बारिश कम होती है, तो वहाँ वनों की सघनता कम होती जाएगी। जब बारिश नहीं होती वहाँ बिल्कुल वन नहीं होते हैं, जैसे रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ वर्षा नहीं होती है तो बहुत सारी वन नहीं हो पाते वहाँ पर। इस प्रकार से सामान्य क्षेत्र वहाँ दोनों प्रकार की घास वृक्ष उगती है। विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटेली झाड़ियाँ, गुल उगते हैं। तो गुल में एक प्रकार से वनस्पति होती है वो उगती है, और कटेलियाँ जहाँ वर्षा कम होती है, जैसे हमारा राजस्थान का रेगिस्तान है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, है ना, इन एरियो में देखते हैं अपन कटेली झाड़ियाँ बढ़ते हैं, केर के वृक्ष होते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ होती है ना, ये सब उसमें कटेली झाड़ी में आती हैं। और जहाँ आर्द्रता की हानि होती है, इन पेड़ पत्तियाँ छाटेदार या मोमी तरह की सतह वाली होती है। यानी जहाँ पर आर्द्रता कम होती है वहाँ की पत्तियाँ क्या होती हैं, कांटेदार होती है, और मोमी सतह वाली, पतली सतह वाली होती हैं।
अब जो ठंडे प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार होती है? मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। उसको क्या बोलते हैं? मॉस और लाइकेन। आप देख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कई अधिक लोग हैं ना, जनसंख्या बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि पोषण के लिए, फसल उगाने के लिए वनों को काट रहे हैं। हमारे जीवन को उपयोग के लिए, जैसे इमारतें, लकड़ी के लिए, मकान के लिए या ईंधन के लिए, या विभिन्न प्रकार से, जैसे हम देख सकते हैं खेतों का निर्माण करने के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, शहरीकरण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। और धीरे धीरे विश्व भर में वनों की कमी आ रही है। यानी इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इस बहुमूल्यवान संसाधन के संरक्षण के लिए आवश्यकता है। अगर हम आज वनों को नहीं बचाएंगे ना, कल हमें मिलेंगे नहीं, है ना। इसलिए वनों का संरक्षण जरूरी है। और वनों को संरक्षण की सरकार कई कदम उठा रही है और हमें भी उठाना चाहिए। जैसे कई प्रकार के रिजर्व एरिया बनाए गए हैं या अभयारण्य बनाए गए हैं। वह विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर होते हैं, वन्य जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे और जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन जो होते हैं हमारे लिए, और जो हमारे वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं और हमारी प्रकृति को अनुरक्षित करते हैं। देखिए किस प्रकार के वन हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये अलग अलग प्रकार के वन आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, ये सुनामी आई थी, उस प्रकार सुनामी के कारण ये निकोबार इलाका है, वहाँ पर वर्षा की क्षति हुई है ना, वनों का नुकसान हुआ है। तो जलवायु में परिवर्तन और मानवों के हस्तक्षेप करते बार बार अपन जो कई प्रकार के उसमें हस्तक्षेप करते हैं, काट रहे हैं या प्रकृति अपने आवास निर्माण कर रहे हैं, उससे ये वनों को नुकसान हो रहा है। बहुत सी जातियाँ सुरक्षित या संकटपन महसूस कर रही हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पे। कई प्रकार के वनस्पति या वन्यजीव ये तो लुप्त होने के कगार पे हैं या कम हो गए हैं। अब इसके लिए मृदापतन रोकने के लिए निर्माण कार्य दवानल या भूस्खलन से या मानव के द्वारा या प्राकृतिक कारक से मिलकर, और इनको कई प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है किनको? वनों के लुप्त होने को। तो इसके कई कारण से निर्माण अपन बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मृदापतन हो रहा है, उससे भी भूस्खलन होता है, या वनों का काट रहे बहुत ज़्यादा, उससे भी वनों को लुप्त हो रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ रहा है। आजकल कुछ शिकारी जो वन्य जीवन को काटते किसके लिए? उनकी खाल के लिए, मांस के लिए या विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए, उस दांत के लिए। तो उनको शिकार करने से, हाथी है, हाथी दांत के लिए शिकार कर रहे हैं, या जो टाइगर है या विभिन्न प्रकार के जो लॉयंस हैं उनको शिकार किस लिए कर रहे हैं? खाल के लिए, है ना, तेंदुआ वगैरह के लिए। तो इस प्रकार से पशु खाल के लिए, देखिए जंगली जीव दिख रहा आपको, ये ब्लैक बल्क इसको कहते हैं, काला हिरण हम कह सकते हैं। इसको बहुत सुरक्षा प्रदान की गई है। राजस्थान में अपन अगर जाएंगे, जालोर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, इस एरिया में आपको ये मिल जाएगा। और एक जाति है विष्णु समाज, उसको इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस पर पूरा इनको पालता है, संरक्षण देता है। अब कई प्रकार के जो जानवर बताया था अभी आपको, कई मगरमच्छ है, हाथी है, शेर है, या दरियाई घोड़ा है, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर का शिकार लोग करते हैं। और इनको इनका अपने संरक्षण करना जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो ये सब जातियाँ लुप्त हो जाएगी, है ना। राष्ट्रीय उद्यान के लिए बनाए गए हैं, वन्य जीव बनाए गए हैं, जैव मंडल निश्चय बनाए गए हैं, और कई प्रकार की स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है ताकि वन्य जीवन वन बचे हैं, है ना। इससे धनावल किसे कहते हैं? जंगल में आग लग जाती है ना। जैसे आग लग गई, अब धनावल से क्या होता है? बहुत सारी वनस्पति खत्म हो गई, बहुत सारे जंगली। अपने कुछ दिनों में पहले सुना था ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी, बहुत ज़्यादा दिनों तक आग लगी थी। उसकी वजह से तो कई प्रकार की वनस्पति, कई जानवर खत्म हो गए, कई परिवार, मतलब लोगों का मकान जो उस जंगल में निवास करते थे वो लोग को नुकसान उठाना पड़ा। और अब इन सब के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। आपको बताया था अभी, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, जैसे सरिस्का है, रणथंभौर अभयारण्य हमारे पास बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से जल्दी हमारे राज्य टोडर सिंह के पास राजमहल में वन्यजीव एक बनाने की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है, मिश्रपुर परियोजना के पास।
अब देखिए सकरी घाटियाँ, झीलों और आद्य भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अगर हम झीलों का संरक्षण नहीं करेंगे, तालाबों का संरक्षण नहीं करेंगे या आद्य भूमि का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये नष्ट होने वाली चीज़ नष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, यदि प्रजातियों को सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने काम से या प्राकृतिक निवास से उनको उत्तर कर दिया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार हो रहा है या कारण वो मर गए या लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक और जागरूक कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव प्रोग्राम सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहित कर रही है। उसको स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पक्षी देखने के लिए, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया क्षेत्र है। किसी एरिया को उसके लिए नामित कर देते हैं, इस एरिया में ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसमें कोई भी निवास जो मानव निवास नहीं करेगा और जो जंगली जानवर है उनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने, उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर का मारना अवैध है, यानी उनको मारना गलत है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। जितने भी वन्य जीव है, पादप है या पौधे हैं या डेजर्ट इलाकों में जितने प्रकार की झाड़ियाँ हैं उनके लिए संरक्षण के लिए एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास किया गया। एक संस्था, एक NGO बनाया गया है और ये प्राणियों की सूची बनाती है और उनके संरक्षण के लिए काम कर रही है और सरकार को सलाह देती है और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो पौधों को और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। देखिए, ये चीते जो आप देखोगा, चितलोज एक प्रकार हिरण कहते हैं, उनका झुंड देखिए। अगर अपन संरक्षण नहीं करेंगे इनका तो क्या होगा? फिर ये लुप्त हो जाएंगे। जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कभी लुप्त हो जाएंगे। अभी आपको दिख रहे हैं, इतने सारे दिख रहे हैं, अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो ये कभी गायब हो जाएंगे। इसी हाथी हैं, अब लोग इनका करते हैं हाथी दांत के लिए, लेकिन आपको सफ़ेद सफ़ेद हाथी दांत तो जंगली शिकारी इनकी दांत के लिए शिकार करते हैं। अब धीरे धीरे इनको दांत को प्राप्त होंगे, मारते हैं, तो इसलिए भी क्या हो रहा है, ये चीज़ नुकसानदायक हाथियों के लिए और ये इनकी प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पे हैं। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाले गए हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, जो अपनी CITES संस्था है ये क्या करती है, सरकार के इसने समझौता किया है और इससे उद्देश्य ये था कि वन्य प्राणियों, पौधों को, नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व्यापार से कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसे इसका व्यापार रोकना है। जैसे जो जानवर उनका व्यापार रोकना है। पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियों की रक्षित किया गया, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें भालू है, डॉल्फिन है, कैटेक्स हैं, प्रवाल है, ऑर्किड और येलो कुछ उदाहरण हैं। तो ये आज इस अध्याय में इतना पढ़ेंगे। अगले अपने जो चैप्टर में उसमें अपन होमवर्क के बारे में आपको मैं दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई प्रकार से समस्या है, आपको दिक्कत आ रही है तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करते हैं, ठीक है, 9667479501। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।